तो 1909 के भारत शासन अधिनियम से हमें जो ये दोबारा सवाल पूछने का अधिकार मिला था, क्या हम उसको इसलिए छोड़ दें, न लिखें अब संविधान में क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी मांग पर लिखा था? दरअसल यह सब एक बहाने से इस ग्रंथ की महिमा को कम करने का एक षड्यंत्र है। तो जब चुनाव की व्यवस्था की गई 1919 में, तो उससे जुड़े अपराधों को लिखा गया आईपीसी में। तो अब आईपीसी में चुनाव संबंधी अपराध कौन लिखे? अंग्रेज ने। तो हम इसलिए खारिज कर दे क्योंकि अंग्रेजों ने लिखा है। अरे भाई, मांग तो हमने की थी। तो ये सती प्रथा में क्या होता था? अपनी ही जिंदा बेटी को जिंदा ही चिता में जलाया जाता था। और सबसे ज्यादा यह प्रथा ब्राह्मण परिवारों में चलती थी, उसके बाद क्षत्रियों में चलती थी, नीचे के समाज में नहीं चलती थी। और जब सती प्रथा को रोक रहे थे राजा राममोहन राय जी, तो सर्वाधिक विरोध धर्म को सबसे ऊपर मानने वाले, बिना यह सोचे समझे कि धर्म में बहुत सारी कुप्रथाएं भी समय के साथ जुड़ जाती हैं, ब्राह्मण लोग कर रहे थे। बहुत चरम विरोध हुआ था। 1935 का भारत शासन अधिनियम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम था। अब हमारे लिए इतना ही विरोध का आधार बचा था उसके बाद कि ब्रिटिश लोग यहां हमारे ऊपर शासन न चलाएं, यहां से चले जाएं, और हम इसी का इंतजार कर रहे थे। से समय सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम मिल गया था। इस नाते हमने उसको इसका आधार बनाया है, और वो कहीं से भी गलत नहीं है, वो कहीं से विदेशी नहीं है, वो कहीं से औपनिवेशिक नहीं है। दूसरा यह कथन कि भारत का संविधान तो विदेश के दस्तावेजों का टुकड़ा है। सही बात है, टुकड़ा है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, नीति निश्चय तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। संविधान में जो 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अफ्रीका से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ली गई है। मूल कर्तव्य रूस और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इतने के बावजूद भी ये हमारा है। क्यों हमारा है? क्योंकि ये वो मुल्क हैं जो हमसे पहले आजाद हो गए थे, और उस समय पूरी दुनिया साम्राज्यवाद के चंगुल में थी। हर जगह के रजवाड़े राजे मार दिए गए थे। साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे। हर जगह लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। तो जहां हमसे पहले लोकतंत्र आ गया था, वहां के संविधानों से सीखना पढ़ना गलत कहां था? और जो ये कहकर खारिज कर देते हैं कि क्योंकि विदेश से कुछ अच्छी चीज लाए, उनसे पूछिए कि राफेल पर जश्न क्यों मनाते हैं? वो भी तो विदेश से आया है। इंटरनेट विदेश से चलता है, क्यों जश्न मनाते हैं? यूट्यूब विदेश से चलता है। टेलीविजन का आविष्कार विदेश में हुआ है। जो घड़ी लगाते हैं उसका आविष्कार विदेश में हुआ है। जो मोबाइल यूज करते हैं उसका आविष्कार विदेश में हुआ है। जिन हवाई जहाजों पर यात्रा करते हैं वो विदेश में बनी। जिस रेलगाड़ी से चलते हैं अंग्रेजों ने बनाई। तो ये तो बेतुका विरोध है ना। आपने योग की खोज की, पूरी दुनिया को मानना चाहिए। जो आपकी धरती पर अच्छा हुआ, जो हमारी धरती पर यहां अच्छा कुछ उपजा, पूरी दुनिया मानती है। गौतम बुद्ध के संदेश को, धर्म को पूरी दुनिया मानती है। अब हम ना माने तो मूर्खता हमारी है। गुरु नानक को मानने वाले पूरी दुनिया में है, हम खुद ना माने तो मूर्खता हमारी है। एक तरफ तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो जब पूरी धरती हमारा परिवार है तो हमारे उस परिवार के वहां के सदस्यों ने कुछ बना दिया तो वो कैसे हमारे लिए अपवर्जित हो गया? कुछ ना कुछ तो घालमेल है। दरअसल तरह तरह से बहाने से संविधान का विरोध करना है। क्यों करना है? असली कारण यह था कि क्योंकि यह समता के सिद्धांत की वकालत करता है संविधान। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आओ संविधान पढ़ें की सीरीज में हम लोग एपिसोड 3 पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कि संविधान निर्माण के विरोधी। यानी संविधान निर्माण जब हो रहा था तो उस समय भारत में कौन लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज तो जा चुके थे। तो इतनी महत्वपूर्ण चर्चा मैं पूरी करूं, इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि भारत के इस महान दस्तावेज के रचे जाने की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इसको जन जन तक पहुंचाइए। और इसके लिए पहले ही आप इसको शेयर कर दीजिए, और नहीं तो पूरा देखने के बाद। लेकिन शेयर करिए मत करिए, देखिए तो पूरा देखिए। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। संविधान निर्माण जब हो रहा था तो एक दल यानी पार्टी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। उसका नाम है हिंदू महासभा। आपको कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा कि वामपंथी पार्टियां और समाजवादी दल भी शामिल नहीं हुए थे या विरोध कर रहे थे। यह कोरा गप्पा और झूठ है। यह आधा अधूरा सच है। आधा अधूरा सच क्यों है? क्योंकि मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया है कि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हो गया था, यानी आज़ादी मिलने से पहले हो गया था। बल्कि आज़ादी की घोषणा भी होने से पहले हो गया था। आज़ादी की घोषणा जून में जाकर तय होती है और होती है जुलाई में 1947 में। तो जब दिसंबर में संविधान सभा का गठन हो रहा था तो समाजवादी दल उस समय के जितने थे, जैसे पुरुषोत्तम दास टंडन जी की पार्टी और तमाम लोग थे, आदि बड़े बड़े नेता थे, वो लोग ये कहकर शामिल नहीं हो रहे थे संविधान सभा में कि कहीं अंग्रेज हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं कि हमसे कह देंगे संविधान लिखो, हम लिखते रह जाएंगे और ये हमें कुछ देने वाले तो है नहीं। तो उनका विरोध संविधान का विरोध नहीं था, बल्कि उनकी आशंका अंग्रेजों पर थी। इस नाते बेमतलब की कवायद से अपने को बचाने की बात कर रहे थे, जिस पर पंडित नेहरू जी ने उनको समझाया था कि आप परेशान मत होइए, हम सब मिलकर संविधान बनाते हैं, जब हम बना लेंगे तब इन पर दबाव बनाएंगे लागू करने का।
तो समाजवादी दलों का या वामपंथी दलों का विरोध का कारण यह था, जबकि हिंदू महासभा और एक ऐसा संगठन जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके सदस्यों का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, आरएसएस, यह भी बहुत विरोध कर रहा था। हिंदू महासभा तो एक दल थी, चुनाव लड़ती थी, वो चुनाव का बहिष्कार कर दी, संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिए, तो हिंदू महासभा नहीं शामिल होती है और आरएसएस इसका विरोध कर रहा होता है। जबकि बाद में सारे दल शामिल हो गए नेहरू जी के समझाने के बाद, चाहे वो समाजवादी दल हो या साम्यवादी दल हो, सारे के सारे दल शामिल हो गए और भारत का संविधान बनने लगा। जब संविधान बन रहा था उस समय आरएसएस के सरसंघचालक थे गोलवलकर जी। ये संविधान सभा का विरोध कर रहे थे और कहते थे कि भारत में तो अपने आप प्राचीनतम ग्रंथों में लिखे कानून हैं, मनुस्मृति है जो हम जन जन में बसी हुई है, उस ग्रंथ के रहते हुए संविधान लिखने की क्या जरूरत। जब संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया, तब 30 नवंबर 1949 को संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छापा गया संघ की ओर से, आरएसएस की ओर से। इसमें यह कहा गया है कि भारत का संविधान पश्चिमी देशों की नकल है और यह 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है जो औपनिवेशिक कानून है। इस कारण यह भारतीय नहीं है, इसमें भारत की संस्कृति की कोई झलक नहीं है और भारत के लिए किसी संविधान की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में भारत का गौरव भारत की मनुस्मृति के नाते है, जहां किसी राज्य के बल की आवश्यकता के बिना ही लोग स्वतः आज्ञा पालन करते हैं, लोग स्वतः स्वेच्छा से सेवा भाव से जीवन जीते हैं और स्वेच्छा से सेवा करते हैं। दरअसल उनका कथन मनुस्मृति के अध्याय 1 के श्लोक 93 पर आधारित था। श्लोक 93 में शूद्र वर्ण के लिए जो कर्तव्य बताया गया है वह इस प्रकार है। श्लोक 93, ब्रह्मा जी ने शूद्र वर्ण के लिए एक ही कर्तव्य बताया है। यह कर्तव्य है ईर्ष्या तथा द्वेष से परे रहते हुए तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा करना। और श्लोक 92 में वैश्यों का कर्तव्य है, 91 में क्षत्रियों का और 90 में ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो इन कर्तव्यों के अनुसार लोग स्वेच्छा और आदर भाव से अपना अपना कार्य करते हैं, यानी राज्य की जरूरत ही नहीं है। यहाँ लोग स्वयं से अपना कार्य करते हैं। ऐसी संस्कृति और ऐसा ग्रंथ हमारे पास है, लिहाजा हमको ऐसा संविधान लिखने की क्या जरूरत है जिसके लिए किसी सरकार की जरूरत पड़े। आप समझिए, कोई थानेदार सही से काम करेगा इसके लिए डिप्टी एसपी, कोतवाल, एसपी साहब, फिर उसके ऊपर जो है डीआईजी, आईजी, डीजीपी, गृह मंत्री, गृह सचिव, सबकी जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई शूद्र सही से काम करे, क्या इसके लिए किसी को जाकर जांचने के लिए सरकार से नौकरी देकर के रखा गया था? नहीं, उस गांव के रहने वाले क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण उसको जांच दिया करते थे और दंड दे दिया करते थे। तो इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपा वह लेख कि हमारे भारत में तो लोगों के दिलों में मनुस्मृति बसती है, यहाँ सरकार और संविधान की क्या जरूरत, यहाँ पश्चिमी संविधानों की क्या जरूरत। हमारे यहाँ सर्वोत्तम विधान है जिसको लागू कराने के लिए किसी राज्य और तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। लोग अपने अपने कार्यों को स्वेच्छा और आदर भाव से पूरा करते हैं। अर्थात आरएसएस के मुखपत्र में छपे इस लेख का कुल मिला के लब्बो लुबाब ये था कि भारत में समाज जैसे मनुस्मृति से चल रहा है वैसे ही यहीं का यहीं इसको छोड़ दिया जाए। अंग्रेज जा ही चुके हैं और बस अब देश जैसे चलता है चले। एक बात ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदू समाज की बहुत सी कुरीतियों को कानून बनाकर रोका गया, लेकिन इसके बाद भी हिंदू समाज अभी भी मनुस्मृति के आधार पर ही जीवन यापन कर रहा था, जिंदगी जी रहा था। कब? जब संविधान बनाया गया। और आज भी मनुस्मृति के लिखे गए नियम गांवों में या जहां भी कुछ भेदभाव वाले सोच है लागू होते रहते हैं। जैसे कोई नीच जात का व्यक्ति बराबरी पर नहीं बैठेगा चारपाई पर, यह भी लिखा हुआ है। आज भी आप गांव में जाइए, देखिए वहां यह नियम चलता है। तो जो कोई कहता है कि मनुस्मृति बाबा साहब जला दिए इसलिए खत्म हो गई,
उनसे मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने प्रतीकात्मक जलाई कि इस नियम को जला दो, इसको मत मानो। उनके जला देने भर से खत्म नहीं हो गई। खत्म होने के लिए आपको संविधान की शरण में आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति के नियम केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य ही मानते हैं, तमाम शूद्र जातियां भी मानती हैं, बीच की जातियां जिनको हम कहते हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, कोयरी हैं, तमाम जातियां हैं। हां, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, हर समाज में आंदोलक पैदा हुए हैं। हां, जिसको ज्यादा फायदा है वो ज्यादा इसको मानता है। अगली बात पर आते हैं। तो उनके विरोध का पहला आधार यह था कि हमारे यहां मनुस्मृति से देश चलता है, न कि संविधान से। संविधान से चलाने के लिए तंत्र और साधन चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार अगर देश चलेगा तो स्वतः लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और इसके लिए किसी सिस्टम की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा उनका विरोध था, जो बहुत बड़ा कारण था, जिस पर आज भी संविधान को नीचा दिखाए जाने की कोशिश की जाती है, इसके मूल्य का क्षरण करने की कोशिश की जाती है, वह है कि भारत शासन अधिनियम 1935 जिसके अनुसार अंग्रेज आखिरी में देश चला रहे थे, उसी पर आधारित है। यह सच बात है कि 395 अनुच्छेदों में से लगभग 200 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो क्या यह औपनिवेशिक है? क्या यह अंग्रेजों की सत्ता संचालन के उपकरण जैसा संविधान है? जी नहीं। ऐसी तोहमत लगाना एक षड्यंत्र है। दरअसल समझिए बात को कि अंग्रेजों ने जो 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया था, क्या वह एक दिन में पारित कर दिया था? नहीं। जब अंग्रेज आए थे, 1601 का ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिपत्र मिला था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर थोड़ा सुधार हुआ, 1781 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1813 का चार्टर आता है, फिर आगे 1833 का चार्टर आता है, फिर 1853 का चार्टर आता है। इन चार्टर्स में एक के बाद एक भारत पर नियंत्रण हो रहा था। कहां तक? 1853 के चार्टर तक। डलहौजी है 1853 में। लेकिन जब 1857 में क्रांति हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया 1858 में। 1 नवंबर 1858 से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटेन की सरकार यानी महारानी ने ले लिया, वहां की संसद ने ले लिया। तो सबसे पहला अधिनियम पारित हुआ 1861 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म तो किया ही गया था, भारत में एक संसद की स्थापना की गई। यह अलग बात है कि उसमें 1-2 भारतीय शामिल हो सकते थे, वो सवाल नहीं पूछ सकते थे। भारतीयों ने फिर कांग्रेस बना करके विरोध किया, तो 1892 में अधिनियम आया। उस 92 के अधिनियम से संसद में भारतीयों को वोट देने का थोड़ा और अधिकार दिया गया और सवाल पूछने का भी अधिकार दिया गया। हां, सवाल के जवाब में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। 1892 का अधिनियम। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब संसद में हमारे पूर्वजों को बोलने का अधिकार नहीं था तो हम बोलने के अधिकार पाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। आज जब बोलने का अधिकार संविधान ने दे दिया है तो हम वहां सवाल ही नहीं पूछते हैं। हम वहां जनप्रतिनिधि की जगह दल प्रतिनिधि बन गए हैं। हमारी पार्टी का मुखिया जो कह देता है उसी पर हाथ उठाकर हां हां करते हैं। तो 1892 के अधिनियम से संसद में बोलने का जो अधिकार मिला था, उसी पर फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग संसद में दहाड़ते थे, जिसकी आवाज भारत में फैलती थी। तो 1892 में जो बोलने का संसद में अधिकार मिला, मनुस्मृति में तो ऐसी न कोई संसद है न अधिकार है, और उसकी मांग हम ही कर रहे थे। अब उसी को अगर संविधान में अपनाया गया तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है? मांग तो हमने ही की थी ना। 1909 में एक अधिनियम आता है जिसमें हमको पूरक प्रश्न भी पूछने की इजाजत मिल जाती है, यानी कि हम प्रश्न पूछेंगे, उसका जो उत्तर देंगे हम उस पर फिर से काउंटर क्वेश्चन कर सकेंगे। सोचिए, पहले एक बार ही प्रश्न पूछने की अनुमति थी, अब हम फिर से पूछ सकेंगे। तो ये भी हम इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी, आरसी मजूमदार, रमेश दत्ता, ये लोग उस जमाने में बहुत आंदोलन कर रहे थे। आज संसद में सांसद जितने चाहे उतने सवाल पूछें, तो ये तो हमारी लड़ाई से ही 1909 के अधिनियम में दिया था। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम से हमें जो ये दोबारा सवाल पूछने का अधिकार मिला था, क्या हम उसको इसलिए छोड़ दें, न लिखें अब संविधान में क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी मांग पर लिखा था? दरअसल यह सब एक बहाने से इस ग्रंथ की महिमा को कम करने का एक षड्यंत्र है। आगे चलिए, 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसमें बहुत सारे और अधिकार दिए गए। लोगों को, आम जनता को वोट देने का अधिकार मिला 1919 के अधिनियम से। इसी नाते भारतीय दंड संहिता जो लोग पढ़ते हैं उसमें अध्याय 9 क 1920 में जोड़ा गया है, जो निर्वाचन से संबंधित अपराधों के बारे में है, इलेक्शन से संबंधित अपराधों के बारे में।
1920 में क्यों जोड़ा गया? क्योंकि उसके पहले भारत में आम जनता चुनाव में भाग ही नहीं लेती थी। तो जब चुनाव में भाग लेती नहीं थी आम जनता, तो उसे संबंधित अपराध होते ही नहीं थे। तो जब चुनाव की व्यवस्था की गई 1919 में, तो उससे जुड़े अपराधों को लिखा गया आईपीसी में। तो अब आईपीसी में चुनाव संबंधी अपराध कौन लिखे? अंग्रेज ने। तो हम इसलिए खारिज कर दे क्योंकि अंग्रेजों ने लिखा है। अरे भाई, मांग तो हमने की थी। तो एक बात बताइए कि अंग्रेजों के आने के बाद ही डेमोक्रेसी आई भारत में, डेमोक्रेटिक आंदोलन चला। तो अंग्रेजों के दौर में जितनी भी संस्थाएं बनी होंगी, जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ होगा, वो सब डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो हम अगर ये कह के विरोध कर देंगे कि अंग्रेजों ने बनाया, तो फिर हम लौटेंगे कहां? राजतंत्र के पास। और राजतंत्र कैसे चलेगा? बिना किसी संविधान के। समाज मनुस्मृति से चलेगा और राजा अपने मन से जो चाहेगा अपने लिए निर्णय लेगा। तो क्या संविधान विरोधी देश को वहां पहुंचा देना चाहते थे या चाहते हैं? जी हां, ये वहीं ले जाना चाहते थे और चाहते हैं आज भी। सामाजिक सुधारों का इन लोगों ने हर समय विरोध किया। आप कल्पना करिए, आज आप इन लोगों से पूछिए तो ये कहेंगे नहीं नहीं, हमारे धर्म में बलि प्रथा कहां है, हमारे धर्म में कन्या शिशु वध कहां है, हमारे धर्म में बाल विवाह कहां है, हमारे धर्म में सती प्रथा तो है ही नहीं। लेकिन आज जितनी कुप्रथाएं बची हुई हैं, उन सबका ये धर्म के नाम पर पुरजोर समर्थन करते हैं। यानी कि ये उन्हीं पूर्वजों के मानसिक वंशज हैं जो कभी सती प्रथा, जब राजा राम मोहन राय जी विलियम बेंटिक के साथ मिलकर भारत में रोक रहे थे, तो जो उस रोके जाने का विरोध कर रहे थे। सती प्रथा में क्या होता था? अपनी ही जिंदा बेटी को जिंदा ही चिता में जलाया जाता था। और सबसे ज्यादा यह प्रथा ब्राह्मण परिवारों में चलती थी, उसके बाद क्षत्रियों में चलती थी, नीचे के समाज में नहीं चलती थी। और जब सती प्रथा को रोक रहे थे राजा राम मोहन राय जी, तो सर्वाधिक विरोध धर्म को सबसे ऊपर मानने वाले, बिना ये सोचे समझे कि धर्म में बहुत सारी कुप्रथाएं भी समय के साथ जुड़ जाती हैं, ब्राह्मण लोग कर रहे थे। बहुत चरम विरोध हुआ था, उसे अपराध और दंडनीय घोषित करना पड़ा। तो संविधान का यह कहकर विरोध करना कि कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। तो जब आपके देश में लोकतंत्र था नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट तो था नहीं, हाई कोर्ट था नहीं, तो आज का हाई कोर्ट 1866 का बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले का बना हुआ है फेडरल कोर्ट के नाम से, 1935 के भारत संविधान अधिनियम से बना है। उसके पहले प्रीवी काउंसिल बनी थी, हम ब्रिटेन तक मुकदमा लड़ने जाते थे। तो क्या करें? पंचायतों से फैसला करें, संविधान हटा दें? जी हां, आरएसएस यही चाहता था कि पंचायतों के जरिए फैसला हो मनुस्मृति के नियम के अनुसार। तो पहला विरोध का आधार कि 1935 के नियमों पर आधारित है, इसलिए खारिज कर दिए जाने योग्य है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम हमारे द्वारा सैकड़ों साल तक लड़ी गई आजादी की लड़ाई का एक फल था, जिसके जरिए वो शासन अधिनियम हमको मिला था। 1935 का भारत शासन अधिनियम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम था। अब हमारे लिए इतना ही विरोध का आधार बचा था उसके बाद कि ब्रिटिश लोग यहां हमारे ऊपर शासन न चलाएं, यहां से चले जाएं, और हम इसी का इंतजार कर रहे थे। से समय सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम मिल गया था, इस नाते हमने उसको इसका आधार बनाया है। और वो कहीं से भी गलत नहीं है, वो कहीं से विदेशी नहीं है, वो कहीं से औपनिवेशिक नहीं है। दूसरा यह कथन कि भारत का संविधान तो विदेश के दस्तावेजों का टुकड़ा है, सही बात है, टुकड़ा है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, नीति निषेध तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। संविधान में जो 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अफ्रीका से ली गई है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ली गई है, मूल कर्तव्य रूस और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इतने के बावजूद भी ये हमारा है। क्यों हमारा है? क्योंकि ये वो मुल्क हैं जो हमसे पहले आजाद हो गए थे, और उस समय पूरी दुनिया साम्राज्यवाद के चंगुल में थी। हर जगह के रजवाड़े राजे मार दिए गए थे। साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हर जगह लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। तो जहां हमसे पहले लोकतंत्र आ गया था, वहां के संविधानों से सीखना पढ़ना गलत कहां था? और जो ये कहकर खारिज कर देते हैं कि क्योंकि विदेश से कुछ अच्छी चीज लाए, उनसे पूछिए कि राफेल पर जश्न क्यों मनाते हैं, वो भी तो विदेश से आया है।
इंटरनेट विदेश से चलता है, क्यों जश्न मनाते हैं? यूट्यूब विदेश से चलता है। टेलीविजन का आविष्कार विदेश में हुआ है, जो घड़ी लगाते हैं उसका आविष्कार विदेश में हुआ है, जो मोबाइल यूज करते हैं उसका आविष्कार विदेश में हुआ है, जिन हवाई जहाजों पर यात्रा करते हैं वो विदेश में बनी, जिस रेलगाड़ी से चलते हैं वो अंग्रेजों ने बनाई। ये तो बहुत बेतुका विरोध है। अरे भाई, अगर आपने ज्योतिष की गणना का आविष्कार किया, पूरी दुनिया को मानना चाहिए। आपने योग की खोज की, पूरी दुनिया को मानना चाहिए। जो हमारी धरती पर यहां अच्छा कुछ उपजा, पूरी दुनिया मानती है। गौतम बुद्ध के संदेश को, धर्म को पूरी दुनिया मानती है। अब हम न माने तो मूर्खता हमारी है। गुरु नानक को मानने वाले पूरी दुनिया में है, हम खुद न माने तो मूर्खता हमारी है। एक तरफ तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो जब पूरी धरती हमारा परिवार है तो हमारे उस परिवार के वहां के सदस्यों ने कुछ बना दिया तो वो कैसे हमारे लिए अपवर्जित हो गया? कुछ न कुछ तो घालमेल है। दरअसल तरह तरह से बहाने से संविधान का विरोध करना है। क्यों करना है? असली कारण यह था कि क्योंकि यह समता के सिद्धांत की वकालत करता है संविधान, क्योंकि यह उस छुआछूत को अपराध घोषित करता है जो भारतीय समाज में एक कोढ़ की तरह लगी हुई है। कोढ़ मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे कोई व्यक्ति पूरी सुंदर शरीर लिए है, बट उसको जहां कोढ़ हो गया वो बहुत ही गंदा हो जाता है और दूर भी नहीं होता। वैसे ही भारत में छुआछूत एक कुष्ठ रोग है। कुछ लोग यह कहकर समर्थन करते हैं कि क्या आप सबकी प्लेट में सबके साथ खाना खा सकते हैं? जी नहीं, हम सबकी प्लेट में सबके साथ खाना न खा सकते हैं, न हम हर किसी से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हर किसी दूसरे के थाली प्लेट में खाना खाने जाए। बात ये खाना खाने की है ही नहीं। बात यह है कि जो पीछे छूट गए, जो दरिद्र हो गए, जो कमजोर हो गए, जो बुद्धहीन हो गए, या जो जंगलों से जंगलों में ही रह गए, जो आदिम रह गए, जो जीवित जानवरों का शिकार करके मांस कच्चा खा रहे थे, उन्हें सिखाने पढ़ाने की कोशिश करने की बजाय हमने अछूत घोषित करके उनसे पीछा छुड़ाया। यह गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। आज बताइए पूरी दुनिया में क्या होता है? जितनी आदिवासी जनजातियां जो हैं, मैं उन जनजातियों की बात नहीं कर रहा हूं जो हमारे जंगलों में है, नहीं, ये लोग तो मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं, जंगल में रहते भर हैं। जनजाति का मतलब कि जो समाज बहुत पीछे छूट गया है, उनको शिक्षित करके आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। मनुस्मृति में कहां लिखा हुआ है कि जो लोग पीछे छूट गए उनको शिक्षित करके आगे बढ़ाओ, प्रतिस्पर्धा कराओ, देखो शायद वो ब्राह्मण निकल जाए उसमें कोई पढ़ लिख कर। कहीं लिखा हो? बता दीजिए हमको। नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। और अगर कहीं किसी ग्रंथ में लिखा है, कोई दावा करता है, तो मैं पूछ रहा हूं कि तो आज तक इसको अमल में क्यों नहीं लाते? इसका मतलब है कि तुमने केवल इसलिए लिख के रखा हुआ है कि ताकि जब कभी कोई तार्किक पैदा हो तो उसका मुंह बंद कर सको। लेकिन तार्किक जब पूर्ण तार्किक होगा तो सवाल करेगा कि जिस ग्रंथ पर तुम इतना यकीन करते हो, इतना प्यार न्यौछावर करते हो, उस पर जान कुर्बान करने की बात करते हो, तो उसको अमल में क्यों नहीं लाते? कराओ प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, देखो कौन किस गुण से है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण परिवारों में जो जन्म से ब्राह्मण है उनमें शुद्रता है, और फिर उसे शूद्र घोषित करो। और शूद्रों की टोली में जाओ, वहां देखो कौन योग्यता के आधार पर ब्राह्मण हो गया, उसे ब्राह्मण घोषित करो। कल से अभियान चलाओ, सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे किस ग्रंथ के किस पन्ने पर यह लिखा हुआ है, लेकिन इसलिए साथ में रहूंगा कि यह तर्कपूर्ण व्यवहार होगा। लेकिन यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, केवल किताबों का संदर्भ देते हो, तो ये एक तरह की धोखेबाजी है, यह धूर्तता है, और यह धार्मिक आस्था के नाम पर धर्म ग्रंथों का केवल दिखावा है। तो संविधान का जो दूसरा विरोध था कि यह दुनिया से लाया गया है, जी हां, हम पूरी दुनिया से खोज कर, शोध कर करके सुंदर सुंदर बातें, अच्छी अच्छी बातें ले आए हैं, जिससे हमारा संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बन सके। हमने क्या क्या अच्छा लाया? हमने मूल अधिकार लाया। हमने क्या क्या अच्छा लाया? नीति तत्व लाया। जो छूट गया था मूल कर्तव्य, हमने 1976 में उसको जोड़ दिया। हमने क्या जोड़ा कि सरकार जनता के सार्वजनिक वोट से चुनी जाएगी और जनता पर हमेशा विपक्ष का, मीडिया का और जनता के सजग लोगों का पहरा रहेगा। कभी भी सवाल पूछा जा सकेगा। जो प्रधानमंत्री और मंत्री पद पर बैठा रहेगा, मुख्यमंत्री पद पर बैठा रहेगा, वो किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलवाएगा। वो किसी को जेल में सिर्फ इस नाते नहीं भिजवाएगा कि उसे सवाल पूछ दिया गया। हमने ऐसा संविधान बनाया। हमने ऐसे दरिद्रों तक को, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हैं, संसद में जाने और वहां रहने की सुविधा दी। हमने आज भी आप सरकारी बसों में देखिए तो सांसद विधायक के लिए रिजर्व लिखा हुआ है, अब किसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था, शुरू के सांसद विधायक के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपनी गाड़ी से दिल्ली या लखनऊ जाएं, पटना जाएं,
और न तो उनको बस का किराया देने का साधन था। इस नाते उनके लिए सीट रिजर्व की गई थी जिससे कि वो फ्री में जा सके। रहने का वहां आवास उपलब्ध कराया गया है दिल्ली में, लखनऊ में, जिससे कि वो गरीबी के कारण विधायक बनने से इसलिए पीछे न हट जाएं कि चुन लिए जाएंगे तो रहेंगे कहां। चौधरी चरण सिंह जी जब चुनाव जीत गए थे सांसद का, तो बैठे बड़े दुखी थे। किस बात के लिए दुखी थे? कि वो दिल्ली में जाकर कहां रहेंगे। शुरुआती दौर की बात है। तो आप समझिए कि जो ये संसद में फ्री कैंटीन है वो इसलिए नहीं है कि अमीर लोग खाना खाएं, यह इसलिए था कि चूंकि लोकतंत्र है, कोई किसान आदमी, कोई मजदूर आदमी भी चुनाव लड़ के साथ संसद तक आए तो वो बिना भोजन के न रह जाए, उसे यहां भोजन मिल जाए, जिससे कि आसानी से जनता के हितों की बात कर सके। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और इसके लिए केवल आरएसएस या महासभा या संविधान को न मानने वाले दोषी नहीं हैं, बल्कि संविधान को मानने वाले भी दोषी हैं, जो मानते हैं लेकिन अंतर्मन से नहीं मानते कि वो संविधान के भावना को तक नहीं पहुंचते, वो संविधान की भावना तक नहीं पहुंचते। विरोध का अगला आधार था कि इसको डॉक्टर अंबेडकर एक अछूत आदमी, शुद्र आदमी बना रहा है। ये क्या बनाएगा? ये कब लिखना पढ़ना जान गया? तो इसका उत्तर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तीनों उस वर्ग से आते थे जहां के लोगों को बहुत सम्मान से आज भी देखा जाता है धर्म के आधार पर, और ये पूरे प्राण से इनका बचाव कर रहे थे कि जो कुछ भी पारित हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। दोस्तों आपको बताऊं एक बात, संविधान पारित करने की वजह से उस समय शिक्षा तो थी नहीं। जिस समय संविधान पारित हुआ उस समय तो शिक्षा थी नहीं, लोगों को तो पता भी नहीं था। गांव गिराव में जो आज लोग अंबेडकर जी के बहुत बड़े अनुयायी हैं, उनके परदादा को, दादा को पता ही नहीं था कि अंबेडकर भी कोई हैं, कोई इतनी मेहनत कर रहे हैं। कौन जानता? सब निरक्षर थे। न गांव में रेडियो थी, टीवी तो थी नहीं, अखबार तो था नहीं, पढ़ने आता नहीं था। तो ये जिनके लिए काम कर रहे थे और भारत की महिलाएं, वो तो जानती ही नहीं थी कि ये कौन है। और जो पढ़े लिखे जानने वाले थे, पढ़े लिखे का मतलब इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो दूसरे विरोधी वर्ग के थे, वो इनके खिलाफ दुष्प्रचार पहले कर रहे थे। सबसे पहले इन्हीं का दुष्प्रचार हुआ है। जो आप लोग कहते हैं कि भारत रत्न देर से क्यों मिला, सरकार जब चुनाव में जाती है तो उसको चुनाव जीतना पड़ता है। क्रांतिकारी कदम के लिए बाद में वक्त होगा। अगर अंबेडकर जी की स्थापना के लिए सरकार प्रयास करती तो हरित क्रांति ही नहीं कर पाती, देश में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर पाती। उसी समय हम शूद्र और ब्राह्मण के झगड़े में उलझ जाते। इस नाते हमारे नेताओं को कुछ दिन के लिए बलिदान करना पड़ा। बाद में जब शिक्षा, सारे जगह स्कूल खोले गए, डॉक्टर साहब क्या चाहते थे? सारे जगह स्कूल खोले जाए, सबको शिक्षा दिया जाए, शिक्षा शेरनी का दूध है। तो सरकार अंबेडकर जी को तो नहीं ध्यान दे रही थी, लेकिन विचारों को ध्यान दे रही थी, क्योंकि अंबेडकर जी के खिलाफ इतना भयानक दुष्प्रचार हो गया था कि पूछिए मत। खलनायक घोषित कर दिया गया था इनको। जैसे आज पंडित जवाहरलाल नेहरू बदनाम कर दिए गए हैं, वो मुसलमान थे, वो ये थे, वो ये थे, वैसे ही डॉक्टर बाबा साहब उस समय बदनाम किए गए थे। और ऐसा इन्हीं दोनों महापुरुषों के साथ नहीं हो रहा है। धरती पर बहुत से ऐसे महापुरुष मिलेंगे जो एक कालखंड में गुमनामी के अंधेरे में चले जाते हैं, वो फिर चले आते हैं ऊपर। तो आप उनकी चिंता मत करिए, वो खुद इतने बड़े दीपक हैं कि अपना प्रकाश उस समय दिखाएंगे जब अंधेरा छाएगा। जब कभी अंधेरा छाएगा गौतम बुद्ध जी आ जाएंगे, ये जान लीजिए आप। तो डॉक्टर साहब के विचारों के अनुसार स्कूल खोले गए, लोग शिक्षित हुए और नेहरू जी के ब्राह्मण होने का लाभ संविधान सभा को मिला, सरकार में इनको रखने का मिला कि विरोध बीच की जातियां नहीं कर पाई। आप जानते हैं कि आपके भारत में धर्म के प्रति आस्था सबकी है, होनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि और ऊपर वाले ही आस्था रखते हैं, बीच की जातियां बहुत ज्यादा धर्म भीरू हैं, जिनको आज आप ओबीसी कहते हैं। तो जब कभी इनका विरोध होता था तो लोग इसलिए चुप हो जाते थे कि ये भी पंडित होकर के तो साथ में खड़े हैं। तो इनका विरोध बहुत किया गया, बहुत ज्यादा इनका विरोध हुआ है, लेकिन इनके विचार के अनुसार सरकार चलती रही, जिसकी वजह से देखते देखते भारत शिक्षित राष्ट्र की श्रेणी में आ गया। हर जगह शिक्षा, हर जगह वैज्ञानिक आविष्कार, हर जगह विज्ञानवाद को बढ़ावा मिला। और जो बचा खुचा था, प्रिवी पर्स को जब समाप्त किया इंदिरा जी ने, तो बहुत सारा धन जनता पर खर्च करने के लिए आया, जिससे गरीबी दूर करने का प्रयास किया गया। बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी दूर हुई, नीचे का समाज शिक्षा में ऊपर आया,
तभी आज YouTube पर चीज़ें देख पा रहा है, क्रांति कर पा रहा है। नहीं तो हाथ से मोबाइल छीन लिया जाता और आप कुछ नहीं कर पाते, आप तक जाता ही नहीं मोबाइल। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में आए थे 1998 में, उन्होंने संविधान की समीक्षा के लिए एक पुनर्विलोकन कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम वेंकटचलैया जी। तब मैं विद्यार्थी था LLB का, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका कांग्रेस इतना विरोध क्यों कर रही है। कांग्रेस के चरम विरोध के चलते वो कमेटी नहीं बन पाई, काम नहीं कर पाई। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ही विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उस समय ममता बनर्जी जी भी शामिल थी, मायावती जी भी शामिल थी, नीतीश कुमार जी की पार्टी तो पूरी शामिल थी, रामविलास पासवान जी भी शामिल हैं, देख लीजिएगा उठा के रिकॉर्ड। केवल शामिल नहीं थे तो एक मुलायम सिंह यादव और एक लालू प्रसाद यादव, ये दो पार्टियां शामिल नहीं थी। से सारी पार्टियां 1998 में शामिल हैं, तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में थी। तो उन्होंने संविधान पुनर्विलोकन आयोग बनाया, संविधान पुनर्विलोकन आयोग बनाया था, ये कहकर कि संविधान बने 48 साल हो गए, 50 साल हो गए, अब इसकी एक बार पुनर्समीक्षा हो और देखा जाए कि इसमें क्या बदलने लायक है। कांग्रेस इस चाल को भांप गई, क्योंकि कांग्रेस में वो नेता थे जिन्होंने संविधान निर्माण के समय के विरोध को जाना है। तो समझ गए कि एक बार अगर पुनर्विलोकन के नाम पर संविधान को छेड़ा जाने लगा तो फिर हर सरकार आकर के पुनर्विलोकन कराएगी और अपने हिसाब से इसके उपबंधों को बदल देगी, शिथिल कर देगी। कांग्रेस ने बहुत जोर शोर से विरोध किया और वह पुनर्विलोकन आयोग काम नहीं कर सका। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि तमाम पार्टियां जो मनुवाद का विरोध करती हैं उस चाल को नहीं समझ पाई थी, कांग्रेस के विरोध को भी सहयोग नहीं दे पाई थी। हां, बहुत सारी पार्टियां समर्थन दे रही थी कांग्रेस के विरोध का। अगला संविधान के प्रति जो विद्रोह का स्वर दिखता है 2023 में अभी बोला गया है आशीष देवाचार्य के द्वारा, वो आर्थिक समिति के सदस्य हैं, कि अब समय आ गया है कि एक बार संविधान को जांच लिया जाए। बीच में सुदर्शन जी जब सरसंघ चालक थे तो कहे थे कि भाई संविधान में इतने संशोधन हो गए, अब मूल संविधान तो बचा ही नहीं, सैकड़ों संशोधन कर दिए गए, या अच्छा बना होता तो संशोधन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जब इतने संशोधन हो गए तो क्यों नहीं एक बार इसकी पूरी समीक्षा कर ली जाए। तो संविधान निर्माण के समय जो संविधान का विरोध हुआ वो आज भी तरह तरह के बहानों से सामने आता रहता है। अभी आज ही सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के गवर्नर को डांट लगाई है कि आप पंजाब की विधानसभा द्वारा पारित अधिनियमों को हस्ताक्षर करने से क्यों रोके हुए हैं जून से, और हम लोग नवंबर में चल रहे हैं। इस पर पंजाब के गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था कि हमारी समझ से जिस सत्र में अधिनियम पारित किए गए वो अवैधानिक थे। कभी भी सत्र बुलाने का काम गवर्नर का है और जब मंत्री परिषद कहेगी तो बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन इनके कहने पर वो न बुलाएं या बुला दें और उसमें कोई अधिनियम पारित हो तो कह दें कि सत्र अवैध था। ऐसा करके एक माहौल बनाना है कि जनता ये समझे कि संविधान सही से लिखा ही नहीं है, जबकि संविधान सही से लिखा है। संविधान की शक्तियों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो आपको लगेगा हाँ संविधान में लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तो पंडित नेहरू की आलोचना करके उनको तो एकदम जमीन के नीचे इसमें गाड़ दिया गया है। महात्मा गांधी की साख कुछ बची नहीं है, ले देकर जो बचे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो इसी नाते इन्हीं के मानने वाले तो हर जगह हैं, लेकिन भारत में जाति और समुदाय के अपने अपने नेता हैं, ये सच्चाई है। तो बाबा साहब के मानने वाले ही केवल संविधान की रखवाली के लिए ज्यादा आगे आते हैं, बीच वाले और ऊपर वाले तो सत्ता में ही है। लेकिन ये तो भला हो कि सबने इस बात को सूंघ लिया। तो बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज पंजाब के गवर्नर को डांट लगाई है कि आप चुनी हुई विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को रोक नहीं सकते, ये ठीक है कि नहीं है? ये बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का काम ही यही है। तो संविधान को आज भी खतरा है। समझ में नहीं आता कि संविधान को खराब करके कौन सा हम कानून लाने जा रहे हैं, और जो कानून लाएंगे उसका मसौदा पहले ही क्यों नहीं लाया जाता। सुनने में तो ये भी आता है कि कोई संविधान बनाकर रखा हुआ है, मौका मिलते ही लागू किया जाएगा। ऐसा तमाम नेता बयान देते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर कल मिलेंगे एक निवेदन के साथ कि इस वीडियो को आप शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।